मेरा नाम सनम है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरा शोहर मुझे मुंह नहीं लगाता था। जब से उसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक रात में कमरे में अकेली थी। मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा है। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। जब मैं मुड़कर देखा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि शोर मत मचाओ। मगर जब देखा तो दीवान की किस्त नंबर 18 वक़्त हाथों से रेत की तरह निकल रहा था और रज़ा और सनम में सख्त जंग जारी थी। दोनों एक दूसरे से नाराज बैठे थे। रज़ा इस बात से खफा था कि सनम ने उससे प्रेगनेंसी की बात छुपाई और सनम तो अपने मूड स्विंग की वजह से चिड़चिड़ापन का मुजाहरा कर रही थी। इसलिए वो भी रज़ा से मुंह फुलाए बैठी थी। मेरी पूरी मेहनत हत्ता कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। गुलजारों की तार रोई जा रही थी। हाँ हाँ, क्या हो गया? फिर से एग्जाम्स दे देना। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। आगा साहब कुछ सोचते हुए बोले, आप मुझसे बात मत करें। आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे, पर आपने झूठ कहा था। गुलरोती नाक चुट कर बोली, आई आई एम सॉरी बच्चा, ट्रस्ट मी मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारी माँ गजाला खानम बहुत जिद्दी खतून है। मैंने इन्हें समझाने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे ही उल्टा करना शुरू कर दिया। आगा साहब बुरा सा मुंह बनाकर बोले, हाँ हाँ, आहूं, आओ। गुल उल्टे सीधे आवाज निकाल कर रोने लगी। अब कोई फायदा नहीं है, मैं अपने कुछ सोच लगवा कर कुछ करता हूँ। आगा साहब अपना फोन निकाल कर बाहर की तरफ निकल गए और फिर अरसम हाथों में गुलाबों से भरा गुलदस्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये खूबसूरत फूल तुम्हारे जैसी नाजुक और हसीन गुलनैन के लिए। तुम अब भी उदास हो? अरसम वहां लगे प्राइवेट वार्ड में बने सोफे पर बैठा हुआ बोला, प्लीज मेरा दिमाग मत खाएं, जाएं यहाँ से। गुलबादल नुखास्ता बोली, यार तुम इतनी मगरूरियत क्यों बात करती हो? मैं प्यार से बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम हो के अपने ईगो में बैठी हो। अरसम बेदिली से बोला, शट अप। तुम क्यों रोज आते हैं मुंह उठाकर चले आ रहे हैं? गुल बाजू फोल्ड करके आईब्रो उचका कर बोली, हाँ बोलो बोलो और बोलो, रजा की ही बहन हो तो क्या ऐसा एटीट्यूड ही रहेगा? अरसम को करहत लहजे में बोला, शायद तुम्हें नहीं मालूम मेरी दुल्हन यानी तुम्हारी बहन फरार हो चुकी है और मुर्तजा अंकल उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अरसम कराहियत से बोला, मुझसे मतलब? गुल बेनियाजी से बोली, गुड। अरसम जानता था ऐसा ही जवाब वसूल होने वाला है। गुल मेरी तरफ देखना। अरसम उठकर उसके बेड के करीब चला गया। क्यों देखूं? आपकी तरफ, गुल ने कहा जबकि वो अरसम की तरफ गर्दन उठाकर देख रही थी। आई लव यू। अरसम ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात कही थी। क्या बकवास है? गुल का दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे इस कदर शर्म आ रही थी। बकवास? हाँ, सब बकवास है। जिस दिन से तुम्हें देखा उस दिन से तुम्हारे पीछे ये दिल चल पड़ा। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम्हें नित नए नंबरों से कॉल करने लगा, लेकिन वो ट्रैक ज्यादा नहीं चल पाई और तुमने मुझे कोई गलत इंसान समझने लगी। बट आई रियली लव यू। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज और तुम बहुत प्यारी हो। सबसे प्यारी तुम्हारी नैन कटोरे से आंखें बहुत प्यारी लगती हो मुझे। तुम्हें देखने के बाद मुझे कोई और लड़की अच्छी नहीं लगी। दिल में कोई और नहीं भाया। सिर्फ तुम ही मेरे जहनो दिल में छाई हो। अरसम धीमे मगर पुरतपिश लहजे में आंचल देता हुआ बोला। गुल ने थूक निकला और अपने सूखे होठों में जुबान फेर कर खुद को हिम्मत दी। मेरी अम्मी गजाला माँ से बात करिए। मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। गुल सीधा मुंह पर बात करने वाली लड़की थी। गुड, वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। अरसम उसके चेहरे पर आते बालों को फूंक मारकर बोला, ओके बट ज्यादा फैलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। गुल वापिस से सख्त लहजे में बोली, ओके फाइन बीबी, मैं चलता हूँ, अब सीधा बारात लेकर आऊंगा। अरसम आंख मारकर बोला और रूम से निकल गया। अरसम के जाते ही गुल की चीख निकल गई और खुशी से हाथ पैर पटकने लगी। दिल ही दिल में वो भी अरसम को पसंद करती थी, लेकिन कभी मुंह से नहीं कहा था और हमेशा गुल सख्त पत्थर बनी रहती थी। लेकिन वो एक बात अच्छे से कान चुकी थी, अरसम एक डिसेंट लड़का है। अरसम गुल और रजा बैठे थे। सनम सोफे पर पैर लटका कर बैठी। अनाया भी वहां आकर बैठ गई। लगता है मामला सीरियस है। चल गुल, तू चुपचाप निकल ले, वरना मेरी भी टांग फिसल जाएगी। गुल उठती हुई बोली, मैं जरा आती हूँ।
इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, गुल बोलकर चलती बनी। आने की वजह जान सकता हूँ? यूं अचानक धमक पड़े। रजा आंखें छोटी कर बोला, वैसे आना तो डैड और मम को चाहिए था, लेकिन हम लोग आ गए। अरसम बोला और दोनों बहनों की तरफ देखकर मुस्कुराया। आज सुबह सुबह ही जब रजा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, सनम अनाया और अरसम अचानक आ गए। बक्कू जल्दी से जो बोलना है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, रजा ने इस्तराबी से कहा। वो हम रजा भाई गुल का रिश्ता अरसम भाई के लिए चाहते हैं, अनाया झट से बोली। तो मुझसे क्यों राब्ता कर रहे हो? गुजाला माँ से और इस बात की तफसील से बात करो। मुझे थोड़ी कोई इस बात में हर्ज है। उफ, मैं लेट हो गया काफी, तुम लोग नहीं सुनने वाले, मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। रजा अपना कोट झाड़ता हुआ उठा और जाते हुए सनम की तरफ झुककर उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से कहता हुआ चलते बना, अपना ख्याल रखना। सनम आंखें मीच कर मुस्कुरा दी। सनम जानती थी कि चाहे जितने भी नाराजगी हो, रजा उसका ख्याल थोड़ी छोड़ सकता है और ना ही उसकी परवाह करना छोड़ सकता था। याहू, मैं पास हो गई, मेरे हाथ में ये सर्टिफिकेट है। मेरा रिजल्ट। गुल खुशी से पूरे लाउंज में उछले कूदते जा रही थी। लेकिन ये आपने कैसे किया आगाजान? सनम और आगाजान शहबाज में खड़े थे और गुल को खुशी से पागल होता देख रहे थे। गुल तो एक पेरिस भी नहीं थी और उसका नाम टॉप लिस्ट में कैसे आ गया? ये जरूर आपकी कारस्तानी है। सनम आईब्रो उचकाकर नहुत से बोली, ये जान में डालकर पढ़ने वाली मेहनती स्टूडेंट है। अगर ये एग्जाम देती तो पास ही होती। बस इसकी मेहनत का फल उसके हाथों में है। ये सब लेकिन आसान नहीं था। फिर भी जब अस्पताल में गुल ने मुझसे शिकवा की तो मैंने सोचा चलो बच्चे के लिए कुछ रास्ता निकालना जाए। फिर क्या था, हो गई ये पास। आगा साहब गुल को खुशी से गजाला बेगम के गले लगते देखकर मुस्कुरा दिए। तब तो आप मुझे भी यूं पास करवा सकते हैं। मैं ये हरगिज नहीं पूछूंगी कि आपने कैसे ये सब किया, लेकिन मैं तो आपकी बेटी प्यारा सा बच्चा सनम जान हूं ना। एक काम करें, मेरा भी बेड़ा पार करवा दें। सनम चुटकी बजाकर बोली। ओ अच्छा, अब तुम अपने शोहर को बोलो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आगा साहब कंधे उचकाकर बेनियाजी से बोले, रहने दीजिए, फिर सीधा ना नहीं कह सकते तो रजा का नाम ले लिया। पहले तो वो मुझसे दो थप्पड़ जड़ेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी मेहनत से पास करो। उनसे कहना आबैल मुझे मार के मुतरादफ है। सनम भी नाक चुराकर बोली, अच्छा ना आप इधर आइए और अब छोड़िए इन सब बातों को, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। आगा साहब सनम का माथा चूमकर बोले तो सनम आराम करने के लिए वापस अपने कमरे में चली गई। इधर दूसरी तरफ गजाला बेगम महू खैरियत में डूबी थी। लेकिन ये हुआ कैसे? सच सच बता, तूने घूस दिया है? फ्रॉड तो नहीं किया? आखिर बगैर इम्तिहान दिए पास कैसे हुई? नहीं अम्मी, आगा अंकल मुझे आज यूनिवर्सिटी लगे और प्रिंसिपल सर ने मुझे रिजल्ट और ये डिग्री दी। सब हुआ मेरी काबिलियत के बलबूते। गुल तो खुशी से हवा में उड़ती रही थी। अच्छा तो रुक, मैं इस आगा बूढ़े को बताकर आती हूँ, बच्चों को बिगाड़ता है। गजाला बेगम तनफन करती आगा साहब की तरफ चली गई। गुल हंसने लगी, फिर वो अंदर की तरफ चलती बनी। गजाला बेगम से वहां साहब ने तफसील से बात की और रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तो कहती हूँ सिंपल निकाह होगा, मुझे ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं है। गजाला बेगम वहाद साहब की तरफ देखकर बोली, जैसा आप ठीक समझिए बहन। वहाद साहब ने कहा, क्योंकि पहले ही मिसबा के यूं अचानक गुम होने की वजह से बारात वापस लौट चुकी थी, जिसकी वजह से ठीक ठाक बदनामी हुई थी। और मैं कह देती हूँ मेरी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखेगी। गुजारा बेगम बोलती जा रही थी। हमें कोई इतराज नहीं, वहां सब सादगी से बोले। गुजारा बेगम अपनी बेटी की तरफ से बोलती रही और भी उन्होंने गुल को लेकर तहफ़्फ़ुज़ बयान करती रही। जैसे वहां साहब और साजिदा बेगम ने सर खम कर तस्लीम कर लिया। साजिदा बेगम को तो गुलनैन शुरुआत से ही बेहद पसंद थी, लेकिन वहां साहब ने मिसबा नूर से अरसम का रिश्ता तय कर दिया और मुर्तजा साहब को भी उन्होंने जुबान दे दी थी। इससे साजिदा बेगम बेबस हो गई थी। लेकिन अब खुद नसीब ने इन्हें अच्छा मौका दिया था और वो वैसे सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अरसम की चाहत भी गुलनैन थी। एक माँ के लिहाज से वो बेटे को पसंद नापसंद सब जानती थी। सनम मुंह लटकाए बैठी थी। ये पहन लो और फालतू का बाहर मत आना, समझी? अनाया ने सख्ती से दांत चबाते हुए कहा। मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक? मुझे भी हाल रूम में आने की इजाजत दो, सनम ने उदासी से कहा। कभी भी तुम्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ सकता है, बेहतर होगा तुम कमरे में आराम करो, अनाया ने कहा और उसके उभरे हुए पेट पर झक कर बोसा दिया। फिर थोड़ी देर बाद अनाया कमरे से चली गई। सनम बैठी यही सब सोच रही थी और अपने पेट पर हाथ रखे वो माँ बनने के अनोखे एहसास में कोई खोई हुई थी। तभी धीमे धीमे कोई उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। सनम यकबक चुपकी और पलटी और अचानक ही रजा को सामने देख बेसाख्ता उसके मुंह से
चीख निकलने को ही थी, तभी रज़ा ने उसके मुँह पर हाथ रख दिया। बेवकूफ लड़की, चीखना मत वरना पूरी फैमिली दौड़ आएगी। रजा गंभीरता से कहता उसके मुंह से अपनी हथेली हटा दी। अरे आप अचानक, मैं तो डर गई। नहीं तो आने से पहले तुम्हें नोटिस भेजता। रजा शोखी से उसके गालों को खींच कर बोला, उफ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप यहाँ क्यों आ गए? नीचे निकाह चल रहा है और लड़की का भाई यहाँ इश्क लड़ाने चला आया। सनम कुल कब बोली, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? रजा तीखी नजरों से उसे देखने लगा। जाए यहाँ से, इससे पहले कोई और आ जाए। सनम को डर था कहीं कोई आ ना जाए। आने दो यार, मैं थक गया हूँ सब लोगों के सामने तुमसे अजनबियत बढ़ते बढ़ते। और अब मुझसे नहीं होता तुमको नजरअंदाज करना। जब मेरे घर वाले जानते हैं तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे घर वाले जानते हैं, फिर तुम ऐसी हरकत क्यों करती रहती हो? रजा इससे कलाई से खींचता हुआ अपने करीब कर गया। आप तो मुझसे नाराज थे ना, तो नाराज ही रहते। आपका रोमांटिक साइड बड़ा खतरनाक है, असल में हर रूप में ही कह ढाते हैं। सनम घबरा कर बोली, हाँ नाराज अभी भी हूँ, लेकिन तुमसे दूर रहना मुहाल है। और अब तुम्हारी परवाह करना थोड़ी छोड़ सकता हूँ। मेरा कीमती एहसास हो तुम। एक बार बेबी हो जाए बस, फिर तुम्हें बताऊंगा। रजा अपनी शहादत उंगली से उसके बाजू में गुदगुदी करने लगा। उफ मेरे खुदाया, रजा आप कितने बड़े वाले बदमाश हैं, हर वक्त मुझे डराते धमकाते रहते हैं, अपनी बीवी को खौफजदा कर रखा है। मेरी तो जान ही हलकान होती रहती है। सनम अटक अटक कर बोली और खफगी से देखने लगी। बीवी भी बीवी बनकर कहाँ रहती है, सबके सामने सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और ऊपर से नजरअंदाज करने में तो कोर्स कर रखा है। रजा भी कर बोला, तो क्या सबके सामने मैं आपसे मोहब्बत का इजहार करने बैठ जाऊं? बड़ों से कुछ लिहाज होता है, यूं सबके सामने खुले आम। मुझे इश्क बाजियां पसंद नहीं, मानती हूँ आप मेरे शोहर हैं, तो एक इज्जत है जो मेरी करती हूँ। और अब क्या चाहते हैं? सनम रजा के मुकाबले खड़ी दो बदू लहजे में बोली, ओ बीवी आपको बता दूं, सिर्फ इज्जत और बातों से पेट नहीं भरता, मोहब्बत भी करनी चाहिए। रजा भी उसके अंदाज में बोला, हाँ तो मोहब्बत तो है हमें आपसे, अब दिल चीर कर थोड़ी दिखा सकती हूँ। सनम रजा की बातों का मतलब समझकर दामन बचाती हुई बोली, अब ऐसा थोड़ी कहा मैंने, वैसे तुम्हारे घर तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। रजा उसके पेट पर हाथ फेर कर बोला, हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरे घर में छोटा सा बेबी जो आने वाला है। सनम हंस थी, ये लड़की होगी या लड़का? रजा सोचने लगा, कुछ भी हो बस मेरी दुआ है सेहतियाब और नेक औलाद से खुदा मुझे नवाजे। सनम खुशी से दमक कर बोली, हाँ मुझे रोज सोने से पहले दुआ कर सोता हूँ कि तुम सही सलामत रहो, और मैंने तो बच्चों का नाम भी सोच लिया है। रजा सोफे पर बैठता हुआ बोला, मैंने भी सोचा है। सनम मुंह बना कर बोली, अच्छा देखो ना, बेबी होने के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। लेकिन रजा आपके बाबा, कुछ नहीं होगा, बेटी के घर छोड़कर जाने का सदमा ऐसा उनको लगा कि रात को उठ उठ कर रोते हैं और 5 वक्त के नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। रजा संजीदगी से बोला, "ओ, मुझे बहुत दुख है रजा, पर इतना कुछ होने के बाद शायद ही आगा जान मुझे आपके घर रुखसत करें। सनम मस्कीन सूरत बनाकर बोली, तुम्हारी रजामंदी जरूरी है, बाकियों को मैं संभाल लूंगा, और तुम्हारे आगा जान से मैं पर्सनली बात करूंगा। रजा उसे धड़ास देने लगा, लेकिन हमारा तो सिर्फ कोर्ट मैरिज हुआ है। फिर नहीं यार, मैंने छुटका था, वो निकाह के कागजात थे, मैंने तुमसे धोखे से साइन करवाए थे। डर था कि कहीं तुम छोड़ कर ना चली जाओ, तब तक इस बात को राज रखा। रजा के खलासे पर सनम चौकी और एक मुक्का उसके सीने पर जड़ दिया। रजा हंस दिया। सनम के दिल में अभी भी कहीं खौफ था, कहीं उसे रजा से अलग ना कर दे। रजा के सीने से लगी वो खुद में सिमटने लगी। अरे ये फूल किस खुशी में, गुल जो लाल जोड़े में सजी सजाई अपने कमरे में बैठी थी, अरसम को हाथों में गुलाब का फूल देख टिकी। ये लो मुबारक हो गुलनैन, तुम मेरी बेगम बन गई, और हाँ हॉस्पिटल से मामा का फोन आया है, तुम मामी बन गई और मैं मामू। सनम को चिड़वा बेटी हुई। अरसम जैसे ही बोला, गुलनैन अपने दुपट्टा ठीक करती और अपने हनाई हाथों में पहनी लाल चूड़ियों को जोर से खिनखिनाया, और खुशी से उसका दिल धड़कना भूल गया। मैं अभी आई, अरे कहाँ जा रही हो? पगला गई हो क्या? रात के 2 बजे तुम कहाँ जा रही हो? अरसम की चीख पर गुल मुड़ी और बोली, अम्मी को फोन करने, दरअसल मेरा फोन किचन में है, आप आराम से बैठे, मैं आती हूँ। गुल भागते हुए नीचे गई। अरसम अपने फोन को ऑन कर इसमें दो ज्यादा बच्चों की तस्वीर देखकर मुस्कुराने आने लगी। उसे खुद पता नहीं था उसकी आंखों से कब आंसू रवा दवा हो गए थे। सुबह होते होते अरसम और गुलनैन तैयार होकर बाहर निकले और सीधा सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंची।
پرائیویٹ وارڈ سے اب سنم کے اب نارمل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نارمل ڈلیوری ہوئی تھی، دونوں بچیاں بہت ہی صحت مند اور خوبصورت پیاری تھی۔ سنم کو ہوش نہیں تھا، پر جب اسے ہوش آیا تو سامنے رکھا رضا ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کو لے کر پیار سے ٹہل رہا تھا۔ رضا مجھے مجھے بھی دے میرا بچہ، سنم کا دل مچل اٹھا۔ ہاں نہ لو اپنی بیٹی کو، رضا روئی میں لپٹی بچی کو سنم کے قریب لے آیا۔ سنم نے اپنا کنولا ہاتھ سے لگے بڑی احتیاط سے بچی کو لیا اور بے اختیار اس کے ماتھے کو چوما، اور ممتا کی لو سینے میں آگ بن کر دہک اٹھی تھی۔ سنم اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے پھوٹ پڑی اور رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اپنی بیٹی کو گود میں لیے اس سے اپنی لڑکھڑاتی زبان میں بات کرتی رہی۔ رضا اس وقت ماں کی ممتا کو سنم میں سماتا دیکھ رہا تھا۔ رضا نے اپنا بازو پیار سے سنم کے کندھے پر رکھا اور اسے اپنے وجود سے لگا لیا۔ بس میری جان اتنا نہیں روتے، رضا سنم کے بالوں میں ہاتھ پھینک کر بولا۔ ارے ابھی سے رو رہی ہے، ابھی تو تمہیں ایک اور بیٹی کو سینے لگانا ہے، رضا نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ ایک اور بیٹی؟ سنم نے ناسمجھی سے رضا کی طرف دیکھا۔ ہاں ایک اور بیٹی، جڑواں بیٹی۔ ایک رحمت نہیں، دو دو سنم۔ اگر آج میں تم سے معافی مانگوں، تم سے شکریہ کہوں یا تمہارے پیروں پر گر پڑوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اتنا زیادہ خوش ہوں، آئی ریئلی لو یو سو مچ۔ جب جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں مجھے تم پر کیا ہر ستم یاد آتا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، رضا سنم کی گود سے بچی کو لے کر بولا۔ رضا بس بھول جائیں سب، اب میں آپ اور ہماری بیٹیاں۔ سنم رضا کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ تھوڑی دیر بعد وہاج اور آگا صاحب بھی وہاں آ گئے۔ وہاں صاحب کی گود میں ایک اور بچی تھی جو کہ ارسم نے آتے ہی ہاتھوں سے ہاتھ لیا تھا، پھر باقی لوگوں نے بھی باری باری سب نے بچیوں کو گود میں لیا۔ سنم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور رضا کا بس چلتا تو وہ سنم کو باہوں میں اٹھا کر اپنا سارا پیار وار دیتا۔ آغا صاحب نے بچیوں کا کان میں اذان دی اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر سنم وہاج ہاؤس گئی، کیونکہ وہاج صاحب نے اپنی نانا بننے کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دوران ضرور بیگم اور مرتضی صاحب اچانک ہی حج پر جانے کو فیصلہ کر بیٹھے۔ دل بیزار ہو چکا تھا، اس لیے حج پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رضا اور گل سے مل کر وہ دونوں حاجیوں کے ساتھ حج پر چلے گئے۔ رضا نے بھی سنم کو گھر لے جانے کی اجازت نامہ لے لی تھی۔ دھوم دھام سے ساری دعوت ہوئی اور دونوں بیٹیوں کا نام منتخب کیا گیا۔ سنم ایک بیٹی کا نام سمین رکھا اور رضا ایک کا نام شفق رکھا۔ شفق نام مرتضی صاحب نے جانے سے پہلے رضا کے گوش گزار کیا تھا۔ سب مل کر بہت خوش تھے اور اس خوشی سے چار چاند سنم کی دو معصوم زندگیاں لگا رہے تھے۔ 6 مہینے بعد رضا کی جان، رضا شفق کو سوتا دیکھ پیار سے اسے ماتھا چوما۔ آدھا سمین کی توتلی زبان تھی، چھوٹی سی سمین بھی گود میں آ کر دب سے بیٹھ گئی۔ اچھا ہے اب شفق اور سمین نے میرے شوہر پر اپنی حکومت چلانا شروع کر دی ہے، سنم کافی سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ کاہے جلتی ہو میری بیٹیوں سے، رضا سمین کو گھنگرالے بالوں کو چوم کر کہا۔ دونوں بیٹیاں بالکل سنم پر گئی تھی، دونوں کی سبز ہری آنکھیں اور دودھیا گورا رنگ اور معصوم باتیں اور حرکتیں جس پر رضا کھل کر کہکا لگاتا تھا اور سنم کے دل میں سکون سا اترتا تھا۔ سنم یہ چلنا کب شروع کرے گی؟ ابھی نہیں، پہلے یہ دونوں صحیح سے بغیر سہارے کے بیٹھنا تو سیکھ جائیں۔ دیکھیں نا، یہ اب بھی آپ کی گود میں بیٹھی ہیں۔ اوہو سنم جان، بیٹھنے بھی دو، میری بیٹی ہے، تم جل رہی ہو نا۔ رضا اس کا مذاق بنانے لگا۔ او اچھا، میں اب بیٹیوں سے جلوں گی، ہو نہ ہو، سنم بال جھٹک کر بولی۔ تمہارا کیا بھروسہ، تم کچھ بھی کر سکتی ہو، ویسے بھی تم الٹی کھوپڑی رکھتی ہو۔ ہاں ہاں، ویسے یہ دن رات میری برائیاں کر آپ کو کیا ملتا ہے، یہ تو میرا پیار ہے پگلی۔ رضا اس کا ہاتھ بھی کھینچ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سنم نے جیسے ہی رضا کا ہاتھ تھاما چاہا، درمیان میں ہی سمین نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں سنم کا ہاتھ دور چھٹک دیا۔ ماں کی دشمن، سنم حیرت سے دیکھنے لگی۔ رضا بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ رضا سے چپکی سمین سنم کو چور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ رضا اس کی حالت سے محسوس ہوتا اچانک ہی اس کے قریب جھک کر اس کے سرخ آرزوؤں پر لب رکھتا چوم گیا۔ سنم میرا سنم، اب سو جاؤ، میں اپنی آفت کو سلا دوں۔ رضا لائٹ آف کرتا ہوا کمرے سے سمین کو گود میں لے کر باہر نکل گیا۔ سنم لیٹ گئی اور شفق کا ملائم گال چومتے ہوئے سو گئی۔ شفق سنم کی طرف تھی تو رضا کی طرف، وہ رضا کی گود میں ہمیشہ رہتی تھی اور دونوں بچوں کو رضا نے سر چڑھا رکھا تھا۔ سنم کو اور شفق کے ساتھ ساتھ رضا کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا اور تینوں مل کر اسے تنگ کرتے تھے، پر سنم بہت خوش تھی۔ ایک ہیپی فیملی تھی اس کی جس میں سب خوش تھے۔ رضا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ آخر کار رضا کی دیوانگی رنگ لائی اور سنم بھی اس کی دیوانگی کے آگے گھٹنے ٹیک گئی۔
जब आगा साहब लंदन से वापस आते तो सनम से ज़रूर मिलते, और सनम हफ्ते में 2-3 दिन वहाज पैलेस ज़रूर हुई आती थी। गुलनैन बहुत खुश थी, उसने बीएड भी एडमिशन ले लिया था। साहित्य बेगम, फहाद साहब और गजाला बेगम सभी अपने अपने बच्चों को जिंदगी में खुश देखकर सुकून से थे। जन्नूर बेगम भी सुकूनत की जिंदगी इख्तियार कर चुकी थी और अरब में ही मुर्तजा साहब के साथ रिहाइश पजीर हो गई थी। गुल की शादी पर वो खुश थी और मुर्तजा साहब ने अपनी पोतियों की तस्वीर देखकर ढेरों दुआएं दी थी। बस अब सब में रच गया, जो कहाँ गई थी, किधर गई थी, किसी को कुछ पता नहीं था। और वैसे भी रजा का कहना था कि अब के मुस्तफा हैप्पी एंडिंग करने, वरना वो मुझे भी उठवा लेगा। और सनम की आंखों में अब आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वैसे भी सब किरदारों को अपनी मंजिल मिल चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आखिरी किस्त भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।